नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव की सरगर्मी और भी तेज होती जा रही है। झारखंड में एक फेज के चुनाव हो गए हैं। 13 तारीख को जो वोटिंग हुई वो 63% रही, जबकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को ये वोटिंग होनी है। उससे पहले महाराष्ट्र में तमाम तरह की राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई है। राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं और बयानबाजी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि हर दिन नए नए और अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इसी बयानबाजी के बीच अजीत पवार को, यानी अजीत पवार की जो गुट है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, जो अजीत पवार का, उनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए साफ रूप से अजीत पवार गुट को कहा कि वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दूसरी बार है जब अजीत पवार गुट को नसीहत दी गई है कि वो, जब उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है तो वो अपने पार्टी के दम पे ही चुनाव लड़े। दरअसल अजीत पवार गुट पे बार बार आरोप लग रहा है कि वो शरद पवार गुट के नाम और उनके वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चुनाव प्रचार में। शरद पवार के नाम और उनके वीडियो इस्तेमाल करने की वजह से इसे लेकर शरद पवार गुट की तरफ से शिकायत की गई थी। तो इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, उस समय भी उन्होंने कहा था कि जब आप घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एक क्लेरिफिकेशन लिखकर छोड़े विज्ञापन में, ताकि ये पता चले कि ये मामला कोर्ट में लंबित है। उसके बाद तमाम पेपरों में इस तरह के विज्ञापन आए थे। अब दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अजीत पवार गुट को साफ रूप से कहा है कि वह अपने पैरों पे खड़े हो और शरद पवार के नाम और उनके वीडियो का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार में नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि जब आपने अपनी पार्टी बना ली है और जब आप शरद पवार गुट के ही खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, फिर आपको वीडियो और उनके नाम का इस्तेमाल क्यों करना है? आप इससे बचें और एक ऑनलाइन सर्कुलर जारी करें अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को, ताकि उन तक ये बात पहुंचे कि वो शरद पवार गुट का नाम या शरद पवार का नाम और उनके वीडियो का इस्तेमाल ना करें। तो ये तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं, अजीत पवार के सामने ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब कोर्ट से उन्हें फजीहत झेलनी पड़ी है। अजीत पवार सिर्फ यही फजीहत नहीं झेल रहे हैं, बल्कि अजीत पवार बारामती में भी इस तरह से फंस गए हैं कि उन्हें बार बार वहां के गांव गांव के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये वही अजीत पवार है जो बारामती से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और कहा जाता है कि वो चुनाव में कभी भी प्रचार नहीं करते थे, आखिरी दौर के प्रचार में शामिल होते थे और फिर उन्हें लोग बहुमत देकर जिता देते थे। लेकिन इस बार मामला फंस गया है। अब अजीत पवार को अधिकांश समय बारामती में देना पड़ रहा है। बारामती में वो गांव गांव के चक्कर लगा रहे हैं, एक एक 100 200 लोगों के संबोधित करने की नौबत आ गई है। दरअसल शरद पवार ने अपने पोते युगेंद्र पवार को बारामती सीट से अजीत पवार के खिलाफ चुनाव में उतार दिया है। इसी वजह से अजीत पवार टेंशन में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्हें अपनी पत्नी को हारते हुए देखना पड़ा सुप्रिया सुले के खिलाफ, उसके बाद से ही अजीत पवार सचेत हो गए हैं। दरअसल अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी के दबाव में उन्हें और महायुति गठबंधन के दबाव में उन्हें यह चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इसकी वजह से उनकी साख दांव पे लगी हुई है। लेकिन सवाल सिर्फ अजीत पवार के इस चुनाव में फंसने का नहीं है। दूसरी तरफ अजीत पवार के गुट के ही, अजीत पवार के साथ जो गठबंधन में सरकार चला रहे हैं एकनाथ शिंदे, वो भी परेशान हैं। अब देवेंद्र फडणवीस भी परेशान हैं। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि महायुति को किस तरह से आगे रखा जाए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जिस तरह का माहौल बना है, उसके बाद उनके लिए कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई है। दरअसल ये सब माहौल इसलिए भी बिगड़ रहा है क्योंकि बाहर से जो लोग नेता चुनाव प्रचार के लिए राज्य में आ रहे हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, उसके बाद उनकी ही पार्टी में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। अब पंकजा मुंडे जो विधान परिषद की विधायक है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर साफ रूप से कहा है कि वो इस तरह के बयान के सहमत नहीं है और महाराष्ट्र की ये संस्कृति नहीं रही है। यानी
पहले अजीत पवार ने इसका विरोध किया था और अब पंकजा मुंडे ने इसका विरोध किया था। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने भी एक रहोगे तो नेक रहोगे जैसे नारे लगाए थे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे लगाए थे। वो उत्तर प्रदेश के ये जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उसकी ही कैटेगरी का ये दूसरा हमला था, यह दूसरी तरह की बयानबाजी थी जिसके साथ लोग खड़े नजर नहीं आए। और महाराष्ट्र में अभी जो फिलहाल माहौल है वो दूसरी तरह का बनता चला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि फाइट जो है लगभग बराबर की हो गई है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी महायुति के नेताओं की तरफ से हो रही है उसके बाद एक बार फिर से महायुति के विरोध में माहौल बनने लगा है। अब एक और बात की चर्चा करना बेहद जरूरी है। इस विधानसभा चुनाव में महायुति की जो भारतीय जनता पार्टी है और जो दूसरे दल है अजित पवार गुट और शिंदे गुट शिवसेना, इन तीनों दलों ने मिलकर पूरे महाराष्ट्र में किसी भी एक दलित नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया है। यह सबसे बड़ी बात है कि जिस दलित के नाम पे राजनीति की जाती है, जिस संविधान को बचाने की राजनीति की जा रही है, जिस संविधान को बचाने की दुहाई दी जा रही है, उसी दलितों को टिकट से वंचित रखा गया है। खास करके रामदास अठावले की जो पार्टी है वो लगातार सीटों की मांग करती रही। पूरे राज्य में उन्हें 2 सीटें भी नसीब नहीं हो पाई है। अब ऐसा है कि रामदास अठावले ने ये तो कहा है कि वो सीटें नहीं मिलने के बाद भी महायुति के साथ है, लेकिन अंदर खाने से उनके अंदर भी महायुति के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। खास करके जो दलित समाज के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, जो SC और ST के लोग हैं, जो रामदास अठावले को मानते हैं, जो वंचित अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर को मानते हैं और जो खास करके अंबेडकरी सोच के लोग हैं, उनके लिए ये सब खबर सही नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नेताओं ने दलित उम्मीदवारों को मौका नहीं देकर ये साफ रूप से कर दिया है कि वो उनकी जो पूरी राजनीति है वो दलितों के खिलाफ रही है। लेकिन संविधान को लेकर जिस तरह का नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया, कांग्रेस ने ये साफ रूप से सेट कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आती है तो वो संविधान को बदल देगी। और इस प्रयोग को लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने आजमाया था और वो काफी हद तक सफल रहा था और महायुति के नेता इसका काट ढूंढने में असफल रहे थे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राज्य के जितने भी नेता हैं महायुति के, अजित पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे, हर एक चुनावी सभा में वो इस बात को खारिज कर रहे हैं कि संविधान को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाएगा, संविधान को कोई नहीं छू सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने जो एजेंडा सेट किया था उसी एजेंडे के इर्द गिर्द ये विधानसभा चुनाव आकर सिमट गया है। इसी वजह से हर रैली में प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या तमाम जो महायुति के नेता है उनको संविधान को लेकर, संविधान को बचाने को लेकर बयान देने पड़ रहे हैं। ये उनकी मजबूरी भी बन गई है। अब तो नौबत ये आ गई है कि अमित शाह बयान देते देते ये भी भूल गए कि वो गृह मंत्री है देश के, उन्हें इस तरह के बयान से बचना चाहिए। उन्होंने कल ही एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सोनिया जी सावधान रहे, राहुल गांधी नामक जो विमान है वो जल्द ही क्रैश हो जाएगा महाराष्ट्र में। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी ने जिस तरह का नैरेटिव सेट किया है वो फिर से फ्लॉप साबित हो जाएगा। लेकिन इसके कहने का भी एक तरीका होता है, राजनीतिक सुचिता होती है, उसके तहत अगर ये बात कही जाती तो उसे अच्छा लगता और उसे सम्मान भी मिलता। लेकिन गृह मंत्री पद पे बैठ के अमित शाह के मुंह से इस तरह के बयान समझ से परे नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 2 दिन पहले पुणे में थे। पुणे में उन्होंने सभा को संबोधित किया और राहुल गांधी द्वारा जिस संविधान की किताब को दिखाया जाता है उसको उन्होंने कोरे पन्नों का एक बुक बता दिया। अगर वो संविधान है तो आप उसे कोरों का बुक कैसे बता सकते हैं? राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि यह संविधान की पुस्तक है, संविधान है, उन्हें वो दर्शा रहे हैं, लेकिन आप उसे कोरों की खाली पुस्तक बता रहे हैं। तो जब आप संविधान को सामने से ही कोरी पुस्तक बता रहे हैं तो अंदर खाने क्या चल रहा होगा? तो राहुल गांधी ने जो नैरेटिव सेट किया है, जो कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया है पूरे एनडीए गवर्नमेंट को बांधने के लिए,
उसमें ऐसा लगता है कि पूरी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस की अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को बार बार हर सभा में कांग्रेस को निशाना बनाना पड़ रहा है, कांग्रेस के राहुल गांधी पर निशाना साधना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने जिस तरह का नैरेटिव सेट कर दिया है वो लोगों के बीच एक माहौल बना रहा है, और इसी माहौल से बचने के लिए बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस पे निशाना साधा जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ निशाना साधने तक सीमित नहीं है, सवाल ये भी है कि लगातार सरकार की तरफ से इस तरह के काम भी किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सरकार घबराई हुई है, परेशान है, और इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े लीडर हैं उसे झारखंड और महाराष्ट्र में काम पे लगा दिया गया है, चुनाव प्रचार में लगा दिया गया है। उन्होंने अपने अपने स्टेट के काम बंद कर रखे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा तो पिछले 6 महीने से झारखंड में बैठे हुए हैं, और जो चौहान साहब है मध्य प्रदेश के, वो भी पिछले 6 महीने से झारखंड में बैठे हुए हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जो झारखंड और महाराष्ट्र से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो महायुति के लिए परेशानी भरा सबब बन सकता है। यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह और तमाम नेताओं के जो बयान हैं उसमें तल्खी बढ़ती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।